जो भी पैसा बनाने की कोशिश करेगा ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, गवर्नमेंट बहुत सख्ती करेगी। जिन लोगों ने कर्जे माफ कराए हैं उनकी लिस्ट भी अंडर प्रोसेस है, उसमें भी पीटीआई के इत्तेहादी लोगों के नाम हों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। 4 अप्रैल को हुकूमत ने आटा और चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट रिलीज़ की। आवाम ने देखा, लोगों ने देखा, बल्कि दुनिया में ये रेजोनेंस गई कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा स्कैंडल आया है। ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने वादा किया कि 25 अप्रैल तक फॉरेंसिक ऑडिट होगा और उसके बाद रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाएगी। शेख रशीद अहमद जो कि वफाकी वज़ीर हैं, काबीना में बैठते हैं, उन्होंने तो आज भी कहा कि ज़रूर रिपोर्ट आएगी, शायद 25 से आगे चली जाए, कुछ ताख़ीर की उन्होंने हिंट दी। आटा और चीनी स्कैंडल्स रिपोर्ट के बाद फिर पावर स्कैंडल्स की रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई, डॉक्यूमेंट्स के साथ खबरें आ गईं, फिर कर्जाजात के हवाले से भी हुकूमत ने तहकीकात शुरू की हुई हैं। आज का ये प्रोग्राम हमने इन्हीं हवालों से तरतीब दिया है और आज हमारे रूबरू हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए एहतसाब हैं, एसेट रिकवरी यूनिट के हेड हैं और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला हैं। 25 को अब फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आ रही है या डिले हो सकती है? मेरे तो ख्याल में काम चल रहा है और आई एम वेरी होपफुल कि वो 25 तक काम मुकम्मल हो जाता है, और अगर वो नहीं होता तो इसके टाइम बढ़ाने की इजाज़त भी वफाकी काबीना ही दे सकती है, बिकॉज कानून में लाउस फेडरल गवर्नमेंट है, तो उनको काबीना के पास आना पड़ेगा अगर उनको ज़्यादा वक्त दरकार। पहली जो रिपोर्ट आई उसमें सारा कुछ बता दिया गया कि कितनी चीनी एक्सपोर्ट हुई, किल्लत पैदा हुई, फिर उसकी प्राइस बढ़ गई। पहली रिपोर्ट 4 अप्रैल वाली और ये जो 2017 कमीशन की रिपोर्ट आएगी 25 को, लेट्स प्रिज्यूम के आ जाएगी, बुनियादी फ़र्क क्या होगा? देखिए, बुनियादी फ़र्क ये है कि जो पहली कमेटी की रिपोर्ट है उन्हें कुछ सवालात दिए गए थे, वो रिपोर्ट जो है वो उन सवालात का जवाब है। मिसाल के तौर पे एक सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान में जिस वक्त ये चीनी का बहरान पैदा हुआ, क्या चीनी की किल्लत थी? दूसरा सवाल ये था कि अगर किल्लत नहीं थी तो कीमतें क्यों बढ़ी, बिकॉज ये एक मार्केट डायनामिक है ना, कीमत है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ इसमें एक्सपोर्ट का क्या किरदार है, सब्सिडी की मद में क्या किरदार है, अगर इस तमाम क्राइसिस से किसी ने फ़ायदा उठाया तो उसका माली फ़ायदा किसे पहुँचा? मैं ये समझूं कि जो सिनेरियो था, यानी फूड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी कह रहे हैं कि पानी कम है, अगले साल हमारी प्रोडक्शन कम हो सकती है, वो एक्सपोर्ट को अपोज नहीं कर रहे। ये सिर्फ बात कर देना कि जी इस साल पानी कम था तो शायद चीनी कम हो, काफ़ी नहीं होता। आपको अपनी पोजीशन असर्ट करनी होती है, बिकॉज जो आपके डिसीजन मेकर्स हैं वो आपके सिविल सर्वेंट ब्यूरोक्रेसी के ऊपर रिलाई करते हैं। सेंटेंस को ब्यूरोक्रेसी ने तो देखे ना, काम तो कर दिया, उन्होंने एक खदशे का इजहार कर दिया। जाहिर है पता नहीं होता अगले साल बारिशें ज़्यादा आ जाएं, पानी ज़्यादा हो जाए, लेकिन उन्होंने एक फोरकास्ट करते हुए बता दिया। मेरा सवाल ये है, जो हम समझते हैं जनरल पब्लिक के पर्सपेक्टिव में, कि अगर एक्सपोर्ट की इजाज़त ना मिलती तो यहाँ शार्टेज पैदा ना होती। शॉर्टेज तो हुई नहीं, तो फिर प्राइस क्यों ऊपर चलेगी? यही तो सवाल उसके अंदर किया गया। देखिए, इसीलिए तो इस वक्त उसका फोरेंसिक हो रहा है। ये चीज़ समझना बड़ी ज़रूरी है। ये मैं समझता हूँ, इसको अगर कोई समझ रहा है तो गलत समझ रहा है कि मुल्क में चीनी की कमी हुई जिसकी वजह से कीमत बढ़ गई। कमी नहीं हुई, आपके पास कीमत बढ़ी, इसलिए बढ़ी कि रेगुलेटर ने अपना काम ठीक नहीं किया। और रेगुलेटर कौन थे? शुगर एडवाइजरी बोर्ड? नहीं, शुगर एडवाइजरी, कॉमर्स मिनिस्ट्री, सिंपल ECC, बिल्कुल कैबिनेट। नहीं, देखिए शुगर एडवाइजरी बोर्ड का क्या काम था? जब नहीं, रेगुलेटर कौन थे? शुगर एडवाइजरी बोर्ड का ये भी काम है कि उसने ये देखना है कि जब आप एक्सपोर्ट की इजाज़त देते हैं तो अगर कीमत बढ़ रही है तो शुगर एडवाइजरी बोर्ड को एक्सपोर्ट रोक देनी चाहिए थी। वो एक्सपोर्ट उन्होंने रोकी, लेकिन लेट रोकी। तो ये बताइए, जो फॉरेंसिक हो रहा है इस पे एतराज़ आए हैं। जहांगीर खान तरीन कह रहे हैं कि 80 शुगर मिल्स हैं, आप सिर्फ 9 को कर रहे हैं जिसमें 3 मेरी हैं, तो ये क्यों डिस्क्रिमिनेटरी या सेलेक्टिव प्रोसेस ऑफ जस्टिस हो रहा है? 80 से ज़ायद शुगर मिल्स हैं। जी हाँ। शुगर प्रोडक्शन का वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है, लेकिन 4 से 5 बड़े ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के जिनकी मल्टीपल शुगर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तरीन साहब की शुगर का मिल्स का वो असेसमेंट हो रहा है, वो कंपनीज़ का हो रहा है, जिसमें JDW है, RYK है, और उन ग्रुप्स की 1-1, 2-2 हुंजा है, हमजा है, RYK की अलायंस है,
शरीफ की शायद अल अरेबिया उन्होंने सेलेक्ट की हुई है। इसी तरह से हालांकि अल अरेबिया ने 740 टन एक्सपोर्ट की है, सेलेक्ट कर ली, लेकिन इसमें देखें ना, इत्तेहाद है छठी बड़ी शुगर इंडस्ट्री है, इंडस 7वीं बड़ी है, उसके बाद दरेशक फैन जो मखदूम बरादरान की एलाई है वो 8वीं बड़ी है, इनको नहीं हो रहा। नहीं, मैं अगर आप अर्ज कर दूँ थोड़ी सी, आप मुझे जरा तसल्ली से इजाज़त देंगे। इस वक्त तकरीबन 150 से ज़ायद लोगों की तो टीम लगी हुई है जो इस फोरेंसिक में काम ले रही है। अगर 8-10 मिलों की आप बात कर रहे हैं इस कोरोना के अंदर, जहाँ पे ग्राउंड के ऊपर बड़ा मुश्किल है, मिल्स की क्रशिंग भी बंद हो चुकी है, उनका डेटा लेना, इस वक्त डेटा नहीं दिया जा रहा, डिले किया जा रहा है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी बिजनेस का मतलब ही यही है कि प्रॉफिट आप मैक्सिमाइज कर रहे हैं। जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, और फॉर इन दिस मैटर जिन्होंने ईसीसी में ईसीसी में बैठने वाले या काबीना में अप्रूवल देने वाले जो पॉलिसी बना रहे हैं, उनको तो हम छोड़ रहे हैं एज पर टुडे, मुझे नहीं पता 25 को क्या होगा, उनको हम छोड़ रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट करके पैसे लगा के अपनी मिल चलाते हैं उनको हम पकड़ रहे हैं। मैं इसमें भी अर्ज कर दूं, प्लीज़। 2 चीज़ें हैं। पहली तो बात है, ना हम किसी को पकड़ रहे हैं ना किसी को छोड़ रहे हैं। अगर हम फैसला करने वालों को पकड़ते हैं तो फिर तो देखें ना, आपके कसूर के मुताबिक आपको होना चाहिए ना। अगर हम ये मान लें कि सब्सिडी देना गलत है, तो सब्सिडी दी वफाकी हुकूमत ने दी 0, पंजाब गवर्नमेंट ने दी 2.4 अरब की। जुर्म क्या सब्सिडी है, जुर्म एक्सपोर्ट है, प्राइस हाइक हुई है, आप फरमा रहे हैं ये जुर्म है, लेकिन उसकी रीजंस क्या बनी, सब्सिडी बनी या एक्सपोर्ट बनी? मैं अगर एक अर्ज कर दूं सर, देखिए जुर्म जो है, आप जुर्म किसको कहते हैं? जुर्म अगर होता है तो फिर कोई बंदा जेल जाता है। कीमतें बढ़ना, कीमतें कम होना, सब्सिडी देना, ना देना, ये पॉलिसीज़ के इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर पॉलिसी की दुरुस्तगी होती है। अब जब कमीशन ने देखा तो कमीशन ने सबसे पहले कमेटी ने ये बात की कि ये जो इसकी प्राइसिंग है कि आप चीनी 50 की बना रहे हैं, पराचा साहब चीनी बनाते हैं, वो मेरे पास आकर कहते हैं मैंने 50 की बनाई है, मैं कहता हूँ पराचा साहब बड़े शरीफ आदमी, 50 की बनाई होगी, मैं इस पर मोर मार देता हूँ। मैं एज अ गवर्नमेंट, ना मुझसे पहले वाले आज तक इंडिपेंडेंटली असेस किया कि असल में चीनी की प्राइस कितनी है। नंबर 1 अब डिटेक्ट हो गई ना। नहीं, नंबर 1 ना, अब सुन ले। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जब आप फर्दर इसमें जाते हैं, जिसकी वजह से फोरेंसिक हो रहा है, तो जहां से अलार्म बेल, खतरे की घंटियां बजना शुरू होती हैं कि 70% के लगभग 68% या 69% चीनी अफगानिस्तान एक्सपोर्ट हो रही है। यानी कंजम्पशन भी नहीं है उधर। देखिए एक कंजम्पशन नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा सवालिया निशान मेरे लिए ये है कि मैं दुनिया के किसी मुल्क में जब चीनी बेचता हूं तो लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू बेचता हूं, जो कि एक क्रेडिबल रेमिटेंस का तरीका है। ठीक है। जो मैं चीनी अफगानिस्तान बेचता हूं उसका कोई तरीकाकार ही नहीं है। सब्सिडी और एक्सपोर्ट जिन्होंने फैसले किए वो भी इन क्वेश्चन हैं कि नहीं है? देखिए बिल्कुल हैं, सब लोग इन क्वेश्चन हैं। तो वो लायबिलिटी फिक्स होगी उन पे जिन्होंने फैसले किए एक्सपोर्ट के सब्सिडी। देखिए पहली चीज ये है कि कमेटी की रिपोर्ट सबके सामने है। ठीक है। उस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो चीजें आपके सामने हैं, उसके बाद जो कमीशन की रिपोर्ट आती है, अगर मिसाल के तौर पे कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि इसके अंदर किसी न किसी की जिस किसी की इन्वॉल्वमेंट थी, चाहे वो ग्रेड 17 के अफसर की थी या किसी वजीर की थी, अगर वो कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, तो उसके खिलाफ मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं जितना जानता हूं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, वो पूरी कार्रवाई करेंगे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो चाहे क्रिमिनल हो। जितना तहकीकात के अमल को आप जानते हैं या खुद आप इन्वेस्टिगेटर हैं, क्या ये तहकीकात उस डायरेक्शन में हैं कि कनाइमेंस जिन वज़रा की हुई पॉलिसी बनाने वालों, 17 ग्रेड का अफसर ठीक है, पहले भी पाकिस्तान में 17 ग्रेड का अफसर पकड़ा जाता है, उससे भी नीचे पकड़े जाते हैं। हम तो बार बार, जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपने बड़ा अच्छा कह दिया, आपने कहा सब्सिडी भी देना इन क्वेश्चन है अभी और फैसला करना भी, तो लायबिलिटी फिर आएगी जिन्होंने कनाइमेंस, जो वर्ड एक यूज किया जाता है, जो मिली भगत से जिनकी वजह से एक्सपोर्ट और सब्सिडी के सवाल आता है। जी बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है, मिसाल अभी आपने सब्सिडी की बात की, सब्सिडी देना जुर्म नहीं है। देखिए सब्सिडी के साथ अगर आप कुछ कंडीशंस लगाते हैं और उन कंडीशंस के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, तो जिनकी जिम्मेदारी है उनसे सवाल किया जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर सब्सिडी देता हूं और साथ ये शर्त लगाता हूं एज ईसीसी या कैबिनेट कि आप सब्सिडी के अंदर ये जो प्राइसिंग है ना, इसको आपने डबल चेक करना है। सब्सिडी में इजाजत देता हूँ, आपने चेक करना है कि आया शुगर वाकई 40 रुपए की बनी या नहीं बनी, लेकिन वो नहीं किया गया। और अगर मैं नहीं करता, मैं अभी बता रहा हूँ ना, अगर मैं नहीं करता, मैं तो भी आपको एक फर्ज सपोजिशन दे रहा हूँ ना, अगर मैं नहीं करता तो मेरी शुरू होगी फ्रॉम जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंडस्ट्रीज़ की, शुगर एडवाइजरी बोर्ड की,
और फिर नीचे तक की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको जो काबीना ने फैसला, देखें काबीना तो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करती ना, एक उसने पॉलिसी का फैसला देना है, उसको इम्प्लीमेंट कराना लाइन मिनिस्ट्री का काम है। अगर वो लाइन मिनिस्ट्री उसको वर्बेटम अमल नहीं कराती और बेनिफिट पास ऑन कर देती है तो फिर तो ये इस केस में लाइन मिनिस्ट्रीज हो गई फूड नेशनल फूड सिक्योरिटी, उस वक्त महबूब सुल्तान साहब मिनिस्टर थे। नहीं, आपको किसने कहा कि मैं अपने दौर की बात कर रहा हूँ? जो मैं आपको किस्सा सुना रहा हूँ ये 2017 का है। वो ठीक 2017 की जो 20 अरब रुपए की सब्सिडी है उसके साथ ये शर्त थी, वो भी हो गया और आज तक उसके ऊपर डिटरमिन नहीं किया गया इंडिपेंडेंटली। वो भी आएगा तो अब जाती नहीं, वो भी आएगा चूंकि अभी हुकूमत है ना, अभी तो हुकूमत है ना, वो भी आएगा। अभी हुकूमत है, हुकूमत ने तो अपना सेक्रेटरी भी हटा दिया, वजीर को भी चेंज कर दिया, सूबाई सतह पे भी वज़रा को चेंज किया। उनको इंडस्ट्रीज के इस वक्त कौन वजीर है? हमाद अदर साहब हैं, रज़ाक दाऊद साहब को तो क्या एज अ पनिशमेंट चेंज किया? नहीं, पनिशमेंट नहीं। अगर मिसाल देखिए, पनिशमेंट किस चीज़ की मिलती है? आप कोई जुर्म करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी ना। बात यह है कि आपको पहले आपने डिटरमिन करना है कि एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी क्या है। आपने जब जिक्र किया कि मिनिस्टर हटा दिया, मैं समझा आप क्रेडिट दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमने अकाउंटेबिलिटी की है। अकाउंटेबिलिटी हुई सबसे पहले कि आपने एक इंक्वायरी की। आज से पहले पाकिस्तान में कभी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। नादरीन, ब्रेक लेते हैं, जब वापस आएंगे पावर स्कैंडल के बारे में बात करेंगे कि वो है क्या और वो तहकीकात किस तरफ जा रही हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, जो कि वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं एहतसाब के हवाले से, फिर एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह हैं और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला हैं। पावर स्कैंडल्स के हवाले से बात की जाए, पाकिस्तान में बिजली का एक बहरान रहा है और बड़ा शदीद रहा है। अब आके आपको पसंद आए ना आए, वो नून लीग ने इसको कवर किया आकर, लेकिन अब उसका भी स्कैंडल्स आ रहे हैं, रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं। अभी गवर्नमेंट ने तो रिलीज़ नहीं की जैसे आटा और चीनी की आई, लेकिन ये 12 लोगों के पास हैं ज़राए से। पाकिस्तान में जब बहरान था तो पाकिस्तान की हुकूमतें इंसेंटिव्स देती रहीं कि आएँ जी आप इन्वेस्ट करें, और बिजनेसमैन का, मैं अगेन कहूँगा, उसका काम होता है मैक्सिमाइज़ करना, सिस्टम का काम होता है कि जो कोर नेशनल इंटरेस्ट है उसको बचाना। तो तहकीकात क्यों ज़रूरत पेश आई? मैं आपकी जब आप अपना कुछ सवाल कर रहे थे तो मेरे जहन में फ़ौरन चीज़ आई, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कवर का, कि मुस्लिम लीग नून ने आके उस बहरान को कवर किया। हाँ, तो उस पर मुझे मीर साहब, बिल्कुल मैं उस पर याद मीर साहब, मीर तकी मीर का वो एक शेर याद आ गया कि बहुत सादा लोग हैं मीर बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लोंडे से दवा लेते हैं। ये कवर नहीं था, कवर अप था। मैं बात जाता हूँ, बिजली तो है ना मुल्क में, अब तो नहीं है। क्या आप जानते हैं? तो लोड शेडिंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं है। बिल देखें आपने अपने, इन बिलों के पीछे कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि हम किन मुआहदों के तहत बंधे हुए हैं, किस वजह से ये बिल हैं, किस तरह से हमें कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं, किस तरह से उनके अंदर जो फ्यूल एफिशिएंसी जो चीज़ें डाली गई हैं जिसकी वजह से हमने आज तक ये ही डिटर्मिन नहीं किया कि एक बंदा जो आईपीपी वाला है वो कितने की बिजली बना रहा है, कितनी की बिजली बेच रहा है। अब जब ये आईपीपी की रिपोर्ट ऑफिशियली पब्लिक होती है तो आप उसको पढ़ के, वैसे तो लीक भी हुई है, मुझे तो नहीं पता कि वो असल रिपोर्ट है कि नहीं, लेकिन उस रिपोर्ट को जहाँ तक मैंने देखा है उस रिपोर्ट के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये है कि आज 1994 से लेके 2018 तक जो हमारी पॉलिसी बनी है, जिसको हम आईपीपी पॉलिसी कहते हैं, ये 3 पॉलिसीज़ हैं। एक 1994 की है, एक 2002 के तहत आईपीपीज़ लगे हैं और एक 2015 के तहत लगे हैं। इन तीनों की मद में अगर आप देखें सिर्फ आईपीपीज़ को, तो उसमें जो इस वक्त पाकिस्तान को खसारा हुआ है इन 3 पॉलिसीज़ में, जो नहीं होना चाहिए था, सिर्फ एफिशिएंट अगर हम होते, नहीं होना चाहिए था, वो 5100 अरब का है सालाना खसारा। इसके अंदर 5100 अरब का, 5100 अरब का है ये खसारा। करप्शन इसको क्या कहें? यानी देखिए, मैं या लूट मार, इसको क्या प्रॉपर वर्ड क्या कहते हैं? देखिए राजा साहब, सबसे बड़ा मसला ये है कि ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं। हम इनको नॉर्मल जो क्रिमिनल लॉ के जो कानून हैं उसके तहत हम इसको ब्लैक एंड वाइट नहीं कह सकते। कुछ लोग इसको सीधी सीधी चोरी और डकैती कहेंगे। आप क्या कहेंगे? बैरिस्टर शहजाद अकबर क्या कहेंगे? मैं इसमें कहूँगा कि जी मुश्तरी होशियार बाश। देखिए, अब मुश्तरी होशियार बाश जो है ना, वो होशियार बाश क्यों नहीं था, ये उसके ऊपर देखना पड़ेगा। 5100 अरब रुपए ये हमारी जेबों से निकाले गए, निकल चुके हैं।
वही ना, ये चले गए पिछले 20 सालों में। छीने गए, क्या इसको देखिए ये छीने इस तरह से गए कि मिसाल के तौर पे मेरे यहाँ बिजली नहीं है, मैं इसको आसान लफ्ज़ में समझा देता हूँ। मेरे यहाँ बिजली नहीं है, आप आके कहते हैं जी कि मैं आपको बिजली बना के दूंगा, मैं कहता हूँ जी वो आप बड़े अच्छे आदमी प्रोफेसर साहब प्लीज़ जल्दी करें। हाँ बिल्कुल। आप उसके बाद एक मुआहदा बना के ले आते हैं और मैं कहता हूँ यार बिजली नहीं है, पसीना आ रहा है, मैं रुमाल से अपना पसीना भी पहुँच रहा हूँ और आप जो लंबी लाइनें लगी हुई हैं, आपके बच्चे रो रहे हैं, मैं घर तक रखता हूँ ना, मैं बात घर तक रखता हूँ, ऐसे बच्चे तंग हैं, आप कहते हैं यार जिस तरह से भी हो सकता है ना आप ये लें, दस्तखत करके आप मुझे दे देते हैं। लेकिन आपने देखा ही नहीं उस दस्तखत की में आपने लिखा क्या है। आप उसमें ये लिख रहे हैं कि मैं आके यहाँ पे बिजली बनाऊंगा, बिजली घर लाऊंगा, मैं एक जनरेटर लेके आऊँगा। IPP इज़ बेसिकली जनरेटर। मैं एक जनरेटर लेके आऊँगा, मैं जिस मुल्क से लेके आऊँगा वहाँ से जब मैं चलना शुरू करूँगा ना तो उसका किराया भी आप देंगे। मैं जब उसको यहाँ लाऊँगा जितने टैक्सेस दूंगा वो भी आप देंगे। मैं जनरेटर को ऑन करूँगा, ऑन करने के लिए एक बंदा रखूँगा, उसकी तनख्वाह भी आप देंगे। फिर इस जनरेटर को जब मैं ऑन करूँगा तो इसके अंदर मैं जो तेल डालूँगा उसकी कीमत भी आप देंगे। फिर ये जनरेटर अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है, दूसरा जनरेटर अगर कम पेट्रोल में ज़्यादा बिजली बना सकता है तो वो नहीं, मेरा चूँकि बुरा है तो इसके भी जो कम वो है वो आप पैसे देंगे। और सबसे बढ़कर ये है कि मुझे आप 15 से 20% नफ़ा भी देंगे। अच्छा, उसके बाद कल अगर आपको बिजली की ज़रूरत नहीं है, मेरा जनरेटर बंद पड़ा हुआ है, फिर भी आप मुझे कैपेसिटी चार्ज देंगे क्योंकि मैंने जनरेटर आपके मकान के बाहर रखा हुआ है। ये है हमारी IPP पॉलिसी। इस जो लीक हुई, आपने तो खैर रिपोर्ट पढ़ी है, यहाँ तो लीक हुई, इसमें भी जहांगीर खान तरीन और खुसरो बख्तियार साहब का नाम आया है कि वो गन्ने के क्रश जो है उसके जरिए बिजली बनाते रहे, तो वो भी गैर कानूनी चीज़ है। अब मैं आपकी कानूनी राय मैं बिल्कुल आपको कानूनी राय देता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त हमारी कौम की जो फैसिनेशन है जहांगीर खान तरीन और खुसरो बख्तियार साहब के साथ बहुत ज़्यादा है। देखिए वो दोनों बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन उसमें मैं ये अर्ज करता हूं आपके सिस्टम से लीक हो रही है चीजें। वो तो मैं ये नहीं कह रहा, हम वही मैं फिर सादा लो पे आ जाता हूं कि हम पढ़ के कुछ का कुछ बना लेते हैं। देखिए दो बातें हैं उस रिपोर्ट के अंदर, कोई मेरा ख्याल है 20-25 मुख्तलिफ जो IPPs कंपनीज हैं, ग्रुप्स हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं और उनके मालिकों के नाम लिखे हुए हैं। तो पहली आप तस्दीक ये कर लें कि उसके अंदर खुसरो साहब का कोई नाम नहीं, उनके भाई हैं शायद उमर शहरियार जो कि RY ग्रुप में है, उनका है। और ये सिर्फ एक छोटा पोर्शन है IPPs का जो बगास, जो गन्ने की, और ये रिपोर्ट रेलेवेंट भी है गन्ने से, ठीक है, बिकॉज गन्ने में हम जब जाते हैं तो जो शुगर की कीमत है उसके अंदर बहुत सारी जो शुगर मिले हैं उन्होंने IPPs भी लगाई हुई हैं, यानी कि उस बगास से वो रिलेटेड है। तो गैर कानूनी चीज तो नहीं है ये कि अपना फ्यूल है आपका, आप उधर से फ्यूल ज़ाया करने की बजाय इधर डाल दें। हम तो प्राचा साहब बिल्कुल ये नहीं कह रहे, हम ये भी नहीं कह रहे कि IPPs वाले कोई जुर्म कर रहे हैं। हम सिर्फ अर्ज ये कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने आपकी IPPs को लेके इसमें मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही थी जो मैंने अर्ज़ की हैं, कैपेसिटी चार्जेस, आपका सर्कुलर डेट, इन सब चीज़ों को सामने लेके आपकी फ्यूल एफिशिएंसी, ये मसाइल थे। इन मसाइल की तरफ हमेशा से हमने बिल्ली किसी कबूतर को देख के ना आंखें बंद कर लेता है, हमने वो वाला काम किया। वज़ीर आज़म साहब ने कहा नहीं, अब ये रिपोर्ट प्लेस हो गई काबीना के सामने, कंटिन्यूटी, मेरी बात तो सुन लें, मैं आपको सारी बात बता दूं। जी आप जल्दी में, मैं बिल्कुल जल्दी में, मेरे पास बड़ा टाइम, आज इतवार का दिन है, मैं फारिग बैठूं। देखिए ये सबसे पहले तो उन्होंने इस चीज़ का बीड़ा उठाया कि उन्होंने कहा मैं मालूम तो करूं ये हुआ क्या है। इसके लिए उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया। SCCP के एक पुराने चेयरमैन थे मोहम्मद अली साहब, उनकी सरबराही में उनको पूरी मावनत दी गई मुख्तलिफ इदारों से। उन्होंने तकरीबन ये 4-5 माह लगा के ये रिपोर्ट तैयार की। वो रिपोर्ट वज़ीर आज़म साहब को पेश की गई। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये रिपोर्ट वफाकी हुकूमत यानी कि कैबिनेट की सब कमेटी ऑन एनर्जी उसको अरसाल कर दी गई कि आप इस रिपोर्ट को देखिए। काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है। जब वो रिपोर्ट मैंने देखी थी तो मैंने कहा ये तुम PhD हो सकती है। देखें ना, फिर मेरा सवाल मैं डर जाऊँ, मैं भूल जाऊंगा। कैबिनेट सब कमेटी ऑन एनर्जी, अब जो स्टेक होल्डर्स हैं, मसलन खुद खुसरो बख्तियार साहब की नहीं है कोई प्रोजेक्ट, बट उमर शहरियार उनके भाई कज़न हैं, स्टेक आ गया ना, रज़ाक दाऊद साहब स्टेक आ गया ना, नदीम बाबर साहब स्टेक आ गया। अब इन्हीं के खिलाफ ये रिपोर्ट है और सब कमेटी में वो बैठे हुए हैं। दो चीजें मैं अर्ज कर रहा हूं। नंबर 1, पहले भी मैं 1-2 चैनल्स पे गया था तो उन्होंने कहा जी ये इनका माजी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, तो उस पर मैंने अर्ज की कि जहाँ तक रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, जब इनकी IPPs लगी, ना रज़ाक दाऊद साहब हुकूमत में थे, ना PTI की हुकूमत थी, ना नदीम बाबर हुकूमत में थे, ना PTI की हुकूमत थी, और ना ही उमर शहरियार। अब फैसला जब होना है तो अब तो है ना। क्या फैसला हो गया?
नहीं होना क्या मैं कमेटी की मीटिंग हो गई है मेरे भाई? अभी मंडे को है ना? कमेटी की मीटिंग मंडे को है। हाँ। वो कमेटी एक परमानेंट कमेटी है, ठीक है। उस कमेटी ने सिर्फ इसके ऊपर काम नहीं करना था। अब मंडे को आप देखिएगा, रिपोर्ट उनके सामने जाएगी ना? बिल्कुल जाएगी। अगर अब उस कमेटी में ये, अब मंडे को वो खुद भी फैसला कर सकते हैं, इस कमेटी के जो सरबराह हैं, वजीर जो हैं असद उमर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब को फैसला करना चाहिए ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए उन पे क्यों छोड़ा जा रहा है जी? देखिए, एक जो कैबिनेट की सब कमेटी है वो फुली एम्पावर्ड होती है। ठीक है, हो सकता है वज़ीर आज़म साहब फैसला कर चुके हों या कर लें, मुझे तो इस बात की इतला नहीं, क्योंकि मैं मेंबर नहीं हूं कमेटी का जो एनर्जी के ऊपर है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल एक जाहिल सा आदमी हूं, मुझे ये टेक्निकल चीज़ें नहीं समझ आती। तो अब उसमें फैसला अगर वो करते हैं, काबीना करती है, या उसके वो जो कैबिनेट के, बाय द वे जो नदीम बाबर साहब हैं वो उसके एड हॉक मेंबर हैं, बिकॉज वो काबीना की उस तरह से, जिस तरह मैं काबीना का उस तरह से मेंबर नहीं हूँ, मैं बाय इन्विटेशन जाता हूँ, क्योंकि मैं स्पेशल असिस्टेंट हूँ, इलेक्टेड नहीं हूँ। इसी तरह से नदीम बाबर साहब बाय इन्विटेशन जाते हैं, उनको इन्विटेशन जाती है नहीं जाती मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। जो रज़ाक दाऊद साहब हैं वो बाय इन्विटेशन है, बिकॉज वो एडवाइज़र हैं, वो इलेक्टेड नहीं हैं। जहाँ तक खुसरो साहब हैं, उनका कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बाकी मामला कमेटी के सरबराह के ऊपर भी है, वज़ीर आज़म के ऊपर भी है, और खुसरो साहब खुद भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी के भाई बहन का कोई बिजनेस करना कोई ऐसा जुर्म नहीं है। हाँ, अगर उनको ये लगे, जहाँ तक मैं खुसरो साहब को जानता हूँ, इवन जब शुगर की रिपोर्ट भी आई थी तो वो आज खुद वज़ीर आज़म साहब के पास गए और उन्होंने अर्ज़ की कि मेरा तो चूँकि ना पहले कोई रोल था ना अब है, लेकिन उस क्योंकि रिपोर्ट के अंदर मेरा नाम सिर्फ ये लिखा गया है कि इनके रिश्तेदार की मिल है, तो इसलिए मुझसे जो मेरे पास कलमदान है एग्रीकल्चर का, मैं उसमें नहीं रहना चाहता, बिकॉज इसमें फिर गन्ने को लेके भी बात बढ़ सकती है, तो मुझे आप इससे हटा दीजिए। चले, मुझे ब्रेक लेना है नादरीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कर्जा जात के हवाले से भी तहकीकात हो रही हैं। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब बहुत रेलेवेंट आदमी हैं नमूर के हवाले से, मैं इनसे बात करूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब। ये कर्जा जात के हवाले से ये फरमाइए कि क्या ढूंढा जा रहा है इसमें? कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अदवार में 24,000 अरब रुपए के कर्जे आए। ये तहकीकात किस चीज़ की हो रही हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कोई स्पेसिफिक इस तरह से पार्टी का दौर नहीं है, लेकिन 2007 ऑनवर्ड्स जो कर्ज़ों की मद में जो हमारा एक्सटर्नल डेट था, क्योंकि अगर उससे पहले देखा जाए तो पिछला कुछ 7-8 साल के पीरियड में सिर्फ $2 बिलियन का एक्सटर्नल डेट बढ़ा शायद। अच्छा, अमरीकी तो कहते हैं हमने $20 अरब दिए पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर में। नहीं, वो अगर दिए तो वो कर्जा नहीं ना, वो तो कर्जे हंसना होगा, जिस पर जब मांगे तो हमने हंसना शुरू कर देना है। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपका एक्सटर्नल डेट है। एक्सटर्नल डेट जो है, मुल्क में आए तो सही ना पैसे। नहीं, जो ट्रंप खड़े होके दुनिया के सामने कहते हैं वी स्पेंट $33 बिलियन। भाई, अगर आप ट्रंप को कोट करेंगे तो मेरा हमें हंसा निकल जाएगा। वो तो कोरोना को भी चाइना वायरस कहते हैं, उनके तो ऊपर उनके अपने लोग एतबार नहीं करते, आप उनको कोट ना किया करें। सर, अमेरिका का सदर तो देखे, जमहूरियत है, यहाँ तो कोई भी सदर बन सकता है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता। लेकिन मेरा जो, मैं आपको सिर्फ उसकी पीछे वजह बता देता हूँ। बाकी वो कमीशन जो है हुसैन असगर साहब की सरबराही में काम कर रहा है, मुझे नहीं पता कि वो एग्जैक्टली उन्होंने क्या ढूंढा है, लेकिन उसमें जो मैं उसके पीछे वजह है, मंतक है, वो बता देता हूँ कि हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ा पिछले 10 सालों में, और वो तकरीबन, अगर मैं फिगर्स मुझे चूँकि याद नहीं रहती, लेकिन मैं रफ बात करता हूँ, 70-80 अरब डॉलर एक्सटर्नल डेट हमारा सिर्फ 10 से 12 साल 10 सालों में बढ़ा। उसको लेके हम, हमारे कानून, हमारे आइन के अंदर एक शिक भी है कि आपकी जीडीपी की एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, तो उसको भी हम क्रॉस कर गए, तो हमने एक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन भी कर दी। ठीक है। तो अब वो कमीशन ये बना है कि दो चीज़ें देखनी है। एक तो ये कि ये कर्जा इतना किस तरह से बढ़ा और कैसे हुआ, दूसरा ये जो हमने कर्ज लिया ये किधर खर्च हुआ, और वो जहाँ खर्च हुआ क्या वो ठीक खर्च लिया गया, और दूसरा ये है कि कहाँ खर्च किया, कहाँ खर्च किया गया और ठीक तरह से खर्च किया गया। ठीक है, वो तो एक मैं आपको एक बेस ब्रॉड बात बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर आप एक्सटर्नल डेट लेके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपने ये भी देखना है कि क्या ये कोई एडवाइजेबल था। मुझे ये फैसला करना चाहिए पहले ये देख के कि क्या मेरे मुल्क के हालात, वसाइल, मेरा जो रेवेन्यू जनरेशन है और ज़रूरत, ये तीन चीज़ें इस चीज़ की इजाज़त देती हैं कि मैं इस नोयत का मेगा प्रोजेक्ट करूं। इस चीज़ को भी देखना है। ये इसका मकसद ये नहीं है कि हम किसी को इसके बाद कोई जेल चला जाएगा। आप एक एक्सपर्ट भी हैं, बट आप वज़ीर ममलिकत भी हैं।
अपोजिशन ये कहती है कि आपके तो इन 2 सालों में 10,000 अरब रुपया कर्जा आपने भी ले लिया है। अब क्या इसकी भी तहकीकात होंगी? मैं अगर इसका जवाब दे दूं कि हम अगर जो हमने कर्ज लिया वो कर्ज इसलिए दिया कि इनके लिए हुए कर्ज की सूद अदा कर सके। पाकिस्तान में पिछले 1 साल में 6.5 बिलियन डॉलर के करीब तो हमने सिर्फ अदायगियाँ की हैं पिछले साल में, और ये अदायगियाँ हमने नहीं, ये कर्जा शहजाद अकबर ने या इमरान खान ने या प्राचा साहब ने नहीं लिया हुआ, ये कर्जा वही है जिसकी हम तहकीक कर रहे हैं। लेकिन हम ये तो नहीं कर सकते कि जी हम इनकार कर दें कि जी ये कर्जा नवाज शरीफ ने लिया था तो हम इसकी किस्त अदा नहीं करेंगे, वो तो हमारी जिम्मेदारी है, हमने वापस करना है। अजीब इत्तफाक है और हकीकत भी है कि पीपल्स पार्टी के अदवार के कर्जाजात की तहकीकात हो रही है, और आपने फरमाया कि कर्जा लिया गया, क्यों लिया गया, इसकी भी तहकीकात हैं। स्पेंडिंग के तो अपनी जगह पे, बट उस वक्त भी वज़ीर ख़जाना पीपल्स पार्टी के जनाब हफीज़ शेख साहब थे, अभी भी वो मुशीर हैं, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस हैं। क्या उनसे भी तहकीकात होगी? क्योंकि आप तो वजीर थे 2007 से 2008 से 13 वाली हुकूमत में। नहीं, वो उसमें बीच में शायद 2 साल के लिए थे। देखिए कर्जे तो आए होंगे ना 2 साल। देखिए ये सवाल तो इस तरह से नहीं है, ना किसी इसहाक डार से सवाल हो रहा है मेरी नज़र में, मुझे नहीं पता अगर वो शायद कर भी रहे हों तो ना ही किसी और मुशीर दाखिला या वज़ीर ख़जाना से हो रहा है। बेसिकली तो उन्होंने पेपर ट्रेल देखना है, पेपर ट्रेल को देख के करना है। लेकिन अगर कमीशन ज़रूरी समझे तो हमारे कमीशन उमर अयूब साहब भी थे, वजीर थे, फिर खुसरो बख्तियार साहब भी पिछली हुकूमत में इन हुकूमतों में थे, तो काबीना में तो बैठने वाले सारे फैसला साजी में शामिल होते हैं। फैसला साजी में शामिल थे, और अगर उनका फैसला साजी में कोई आएगा और तहकीकात में कमीशन फैसला करना चाहेगा, सवाल करना चाहेगा, तो कम अज़ कम हमारी हुकूमत में कोई भी सवाल कर सकता है और हर बंदा जवाब देने का पाबंद है। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। आप वज़ीर आज़म साहब को यकीनन ब्रीफिंग देते हैं जाकर, वो चाहे मीडिया पे आए ना आए, आप बताते होंगे अपडेट्स। चीनी स्कैंडल में और इसमें आटे में कम से कम ये जो 2018 में हुआ, इसमें तो अपने लोग नज़र आ रहे हैं ना। क्या जब आपने ब्रीफिंग दी होगी, इंटरेक्शन आपने वज़ीर आज़म की विल देखी होगी, क्या वज़ीर आज़म इतनी बड़ी सियासी कीमत देने के लिए तैयार है? देखिए 2 चीज़ें, मैं समझता हूँ सही काम करने के लिए कोई सियासी कीमतों की कोई कंसिड्रेशन नहीं होती। दूसरा, मैं यहाँ पे ये चीज़ भी बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ कि जिसको आप ये कह रहे हैं कि इसमें अपने लोग भी मुलव्वस नज़र आते होंगे, तो जिस हद तक कोई कोताही होगी या कोई उसका विलफुल एक्शन होगा, दोनों के मुताबिक उसके ऊपर अमल होगा। बिकॉज देखिए एक जो डिस्टिंक्ट फीचर है ना इमरान खान के बीच में और बाकी पिछले माजी के अदवार में, कि किसी ने ये हिम्मत और जुर्रत नहीं की कि वो कमीशन बनाए और उस कमीशन की जो रिपोर्ट आए वो लफ्ज ब लफ्ज पब्लिक कर दी जाए। तो मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि इसके बाद तो सवाल पैदा ही नहीं होता ना कि इसके ऊपर इमरान खान साहब एक्शन न लें, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आप कमीशन की रिपोर्ट आने दीजिए, उस रिपोर्ट के देखना पड़ेगा उसमें क्या आता है, उसके मुताबिक ही वो अगले फैसले करेंगे। अब सब्सिडी के हवाले से जो पंजाब ने सब्सिडी दी, बार बार खबरें आपने भी देखी होंगी, रिपोर्ट्स आपने भी देखी होंगी, उसमें वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का नाम आता है कि उन्होंने सब्सिडी की मंजूरी दी काबीना के हेड के तहत। अलीम खान जो हैं वो अब सीनियर मिनिस्टर भी बन गए और उन्होंने एक आध कैबिनेट की मीटिंग की सदारत भी की। तो ये कनेक्शन जो जोड़ा जा रहा है, अब जाहिर है आप यू आर एक्सपोज टू सो मेनी डिस्कशन, सो मेनी मीटिंग्स, क्या ये जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आ रही है उसको आउट करने और एक्शन करने की तैयारी की जा रही है? देखिए ये तो बड़ा एक सियासी नौयत का आप सवाल कर रहे हैं और मुझे नहीं पता। ये सारी सियासत मैं अर्ज कर दूं, मैं नहीं समझता इन 2 चीज़ों के अंदर कोई रब्त है। पहली बात यह है कि जो बार बार आप कह रहे हैं कि जो उस्मान बुज़दार साहब ने सब्सिडी दी, वहाँ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ काबीना जो है वो अपने फ़ैसले कलेक्टिवली करती है। काबीना के सामने एक चीज़ पेश होती है, काबीना उसके ऊपर येस या नो करती है, मेजॉरिटी के साथ फ़ैसला किया जाता है और उस फैसले को देखना पड़ता है कि उसके क्या, और ज़रूरी नहीं हमेशा कोई काबीना गलत फ़ैसला करे सही। असल चीज़ ये देखना है कि उसके अंदर उनकी कोई उस तरह की मुलव्वस होना शामिल था जिससे कोई फ़ायदा उन्होंने उठाया। सब्सिडी उस्मान बुज़दार साहब ने पंजाब में दी, शहबाज शरीफ साहब ने भी दी, और उससे पहले वाले वज़राए आला ने भी सब्सिडीज़ की अप्रूवल दी कैबिनेट ने, पूरी कैबिनेट ने। ठीक। उस्मान बुज़दार साहब की मेरी इतला तक तो कोई शुगर मिल नहीं है, या उनके बच्चे बेटे भतीजे भांजे की तो मेरे ख्याल में नहीं है, आपके भी शायद इन्फॉर्मेशन में हो तो मुझे बता दें। लेकिन उससे पहले 5 साल की सब्सिडी जो शहबाज शरीफ साहब ने दी,
उनके अपने खानवादे की मल्टीपल, जिसमें से उनके बेटे जो हैं छोटे सलमान शाहबाज जो हैं टीटी के माहिर हैं, उनकी तो मल्टीपल शुगर मिले थी। अफगानिस्तान वाली भी टीटियां नहीं, और उनकी मल्टीपल शुगर मिले थी ना। तो क्या फिर अगर इसको उस्मान बुज़दार को मान लिया जाए तो उसके मुताबिक तो वहाँ फिर तो मुझे जवाब दे देते ना। शहबाज शरीफ से क्या सवाल करें, मुझे बता दें। वन लास्ट क्वेश्चन, जिनसे फैसला नहीं हो रहा वो 67 के या 69 के। वन लास्ट क्वेश्चन कि सूबे ने सब्सिडी दी, सूबे ने अपने रिसोर्सेज देखे, वो सूबा सिंध हो, सूबा पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, वो बलूचिस्तान हो। अब सूबा 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे अपने फैसले कर सकता है, मरकज़ क्यों सूबे पे प्रेशर डाल रहा है कि आपने गलत किया, आपने सही किया? मरकज़ बिल्कुल सूबे पे प्रेशर नहीं डाल रहा। तहकीकात सब्सिडी की क्यों हो रही है? मरकज़ बेसिकली ये देख रहा है कि शुगर पॉलिसी, एक्सपोर्ट एंड सब्सिडी पॉलिसी, ये क्या दुरुस्त है? हम तो सिर्फ ये सवाल उठा रहे हैं कि इसके अंदर क्या इनके कोई अपने मुलव्वस थे। देखिए, इमरान खान की शुगर मिल तो नहीं है ना, लेकिन ओमनी ग्रुप की शुगर मिलें किसकी थी? सूबा उसको उठा के दे रहा है। 18वीं तरमीम का मतलब ये है कि आप अपने सूबे में लूट मार करेंगे। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं, इतनी कोशिश कर सकते हैं कि अवाम के सामने पूरी चीज़ें सामने ले आएँ, ताकि और कुछ नहीं तो अगले इलेक्शन में देख के वोट दे दें भाई। यानी फिर सजा नहीं दे सकते आप सब्सिडी? बिल्कुल देंगे, अगर उसमें जुर्म निकला तो इंशाल्लाह सजा देंगे। अब उसको कमीशन की रिपोर्ट आने जाए। नादरीन, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए एहतसाब, एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला आज हमारे रूबरू थे। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।